आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो बीए छठवें सेमेस्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आज के इस सेट का सभी प्रश्नों को। दिया है, सितंबर 1996 में कितने राष्ट्रों ने व्यापक परमाणु निषेध संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो ऑप्शन दिया है 70, 71, 69 और 85। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 71। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, सितंबर 1996 में 71 राष्ट्रों ने व्यापक परमाणु निषेध संधि पर हस्ताक्षर किए। इसमें वर्तमान में 183 सदस्य राष्ट्र हैं। भारत ने अभी तक सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसको सीटीबीटी कहा जाता है। सीटीबीटी को ही कॉन्फ्रेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी कहा जाता है। यह एक ऐसा समझौता है जिसके तहत परमाणु परीक्षणों को प्रतिबंधित किया गया है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, दिया कि तीस्ता नदी जल विवाद किनके बीच है? भारत नेपाल एवं बांग्लादेश, भारत एवं म्यांमार और भारत एवं बांग्लादेश। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत एवं बांग्लादेश। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीस्ता नदी जल विवाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच है। तीस्ता नदी भारत के सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल राज्य व बांग्लादेश से होकर बहती है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल, IK गुजराल इसको कहा जाता है, ने गुजराल सिद्धांत दिया था बतौर प्रधानमंत्री, बतौर विदेश मंत्री, बतौर लोकसभा सदस्य और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बतौर विदेश मंत्री। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, इंद्र कुमार गुजराल ने गुजराल सिद्धांत बतौर विदेश मंत्री दिया था। उस समय HD देवगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री थे। इस सिद्धांत का सारतत्व है कि भारत अपने पड़ोसियों की एक तरफा मदद करेगा और उसके बदले में पड़ोसियों से किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं करेगा। नेक्स्ट है, दिया है अगला प्रश्न है कि सदा ए सरहद दिल्ली लाहौर बस का शुभारंभ किया था। ये है मनमोहन सिंह ने, राजीव गांधी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने या फिर इंद्र कुमार गुजराल ने। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, दिया है कि सदा ए सरहद लाहौर बस का शुभारंभ किया था। देखिए, रिपीट प्रश्न है, ऑप्शन इसमें बदला हुआ है तो इसमें भी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी मनमोहन सिंह, राजीव गांधी, इंद्र कुमार को इसे दिया है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में US ने चीन को मान्यता दी? जनवरी 1978, जनवरी 1979, जनवरी 1980 और जनवरी 1981। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जनवरी 1979। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, 1 अक्टूबर 1949 को साम्यवादी चीन अस्तित्व में आया। साम्यवादी चीन को सर्वप्रथम मान्यता भारत ने दिया था। 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन चीन का यात्रा पर आए। निक्सन की यह यात्रा दोनों देशों के पारस्परिक संबंधों तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से एक ऐतिहासिक यात्रा थी। तत्पश्चात 1 जनवरी 1979 को अमेरिका ने जनवादी गणतंत्र चीन यानी कि साम्यवादी चीन को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान कर दी। अगला प्रश्न है, दिया कि ग्वादर बंदरगाह किस समुद्र के किनारे स्थित है? बंगाल की खाड़ी, अटलांटिक समुद्र, अरब सागर या फिर हिंद महासागर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरब सागर। देखिए, ग्वादर बंदरगाह अरब सागर के किनारे स्थित है। ग्वादर बंदरगाह गर्म पानी का बंदरगाह है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यह बंदरगाह कराची से लगभग 553 किलोमीटर की दूरी पर, ईरान से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे और चीन के वन बेल्ट वन रोड योजना के कारण अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। अगला प्रश्न है, दिया कि किस वर्ष बांडुंग सम्मेलन संपन्न हुआ था? 1955, 1966, 1956 या फिर 1954। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1955। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, बांडुंग सम्मेलन जो ये इंडोनेशिया का आयोजन वर्ष हुआ 1955 में हुआ था। यह अफ्रीकी एशियाई एकता पर आयोजित पहला बड़ा सम्मेलन था जिसमें
29 राष्ट्रों ने हिस्सा लिया था। कितने लिए थे? 29 राष्ट्रों ने हिस्सा लिया था। इसके द्वारा 10 सूत्री वैश्विक शांति सहयोग की घोषणा की गई, जिसे दशाशिला बांडू कहा गया। यह सम्मेलन आगे चलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आधार बना। नेक्स्ट है, दिया कि किस वर्ष में भारत ने इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए? 1990, 1991, 1992 और 1995। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1992। इजराइल ने वर्ष 1948 में आधिकारिक तौर पर स्वतंत्र हुआ। कब हुआ था? तो ये 1948 में आधिकारिक रूप से स्वतंत्र हुआ। सितंबर 1950 को भारत ने इजराइल को औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान कर दी। 1992 में प्रथम बार भारत के इजराइल के साथ कूटनयिक यानी कि राजनयिक संबंध स्थापित किए। संबंधों में 25 वर्ष पूर्ण होने पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू जनवरी 2018 में भारत की यात्रा पर आए। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने भी इजराइल का दौरा किया। मोदी इजराइल यात्रा पर जाने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विदेश नीति के निर्धारकों में सम्मिलित नहीं किया जाता है? ऐतिहासिक परंपराएं, आर्थिकी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और राष्ट्रीय हित। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये विदेश नीति के निर्धारकों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एक न्याय है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, बाकी ये परंपराएं, आर्थिकी, राष्ट्रीय हित ये विदेश नीति के निर्धारक में ये सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि गुटनिरपेक्षता का अभिप्राय है। गुटनिरपेक्षता का अभिप्राय है, दिया कि गुटों से पृथकता, शीत युद्ध में कोई भागीदारी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के परिणामों के आधार पर निर्णय और उपरोक्त सभी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि वैदेशिक नीति वैदेशिक संबंधों का सारभूत तत्व है, ये किसने कहा है? देखिए, हाल्स्टी, डॉक्टर महेंद्र कुमार, जे.आर. चाइल्ड्स और नार्थेज। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जे.आर. चाइल्ड्स, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, दिया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति है निरंकुश, सापेक्ष, अपरिमित या फिर परिमित। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सापेक्ष, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति जो है वो सापेक्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम जिस शक्ति की चर्चा करते हैं वह राजनीतिक शक्ति है। राजनीतिक शक्ति से अभिप्राय है कि अन्य मनुष्यों के कार्यों एवं मस्तिष्क पर क्या हो? नियंत्रण हो। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून अपने संप्रयोग में है विश्वव्यापी, आंशिक, निरंकुश या फिर सापेक्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्वव्यापी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून अपने संप्रयोग में विश्वव्यापी होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून ऐसे कानून होते हैं जिनका सभी देश पालन करने को बाध्य होते हैं, क्योंकि वे ऐसा मानते हैं कि इसका पालन करने से वैश्विक शांति एवं स्थिरता कायम रहेगी। अगला प्रश्न है, दिया एशियाई, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय देशों के संगठन, जिसे हम सार्क के नाम से जानते हैं, इनका अस्तित्व मुख्यतः निर्भर करता है कमजोर देशों के हितों पर, शांति एवं सहयोग पर, निर्णयों के मतैक्य पर और द्विपक्षीय हितों के मुद्दों पर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा शांति एवं सहयोग पर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? मालदीव, म्यांमार, नेपाल और अफगानिस्तान। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा म्यांमार, ऑप्शन बी, ये सार्क का सदस्य बिल्कुल नहीं है। देखिए सार्क की स्थापना जो हुई थी वो 7 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश ढाका में दक्षिण एशिया के राष्ट्रों के मध्य आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में एक बेहतर समझ स्थापित करने के उद्देश्य से की गई थी। इसके संस्थापक सदस्यों की संख्या 7 थी। 2007 में क्या हुआ? अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो ये काठमांडू, नेपाल में है। अगला प्रश्न है, दिया कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग यानी कि सार्क संघ की वर्ष में आयोजन हुआ। किस वर्ष में आयोजन हुआ? 1990, 1980, 1988, 1995 और 1985। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1985, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा।
सार्क SAARC यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की स्थापना क्या हुई थी? 7 दिसंबर 1985 को ढाका में की गई थी। इसकी स्थापना दक्षिण एशिया के लिए एक मील का पत्थर था। इस संगठन के माध्यम से इस क्षेत्र के देशों के मध्य आपसी सहयोग के क्षेत्र ने एक नए युग की शुरुआत हुई थी, किंतु सदस्य राज्यों के मध्य विवादास्पद मुद्दों के कारण सार्क अपेक्षित गति से अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर सका है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि निम्न देशों में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? मालदीव है, मॉरिशस है, नेपाल है और भूटान है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मॉरिशस इसका सदस्य देश नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। नेक्स्ट है, निम्न देशों में सार्क का कौन सा उद्देश्य नहीं है? दक्षिण एशिया की जनता के कल्याण को प्रोत्साहन करना, बिल्कुल है। आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना, बिल्कुल है। अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग मजबूत करना, ये भी सही है। अपने सदस्य देशों की सुरक्षा संरक्षित करना, ये उसमें सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया शांति के लिए एकता का प्रस्ताव। शांति के लिए एकता का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने किया? NAM नैम अर्थात गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नाटो, फिर है UN और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। इसका सही उत्तर हो जाएगा UN। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, विश्व शांति की स्थापना के क्षेत्र में महासभा को उपयोगी बनाने का महत्वपूर्ण प्रयास 3 नवंबर 1950 को किया गया, जिस दिन शांति के लिए एकता प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं समझा जाता है? नेतृत्व, राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय संसाधन या दल प्रणाली। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दल प्रणाली। ये राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय शक्ति किसी भी राज्य की वह शक्ति होती है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति अन्य राज्यों के व्यवहार, कार्य तथा नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। राष्ट्रीय शक्ति के तत्व जो है उसको नेतृत्व, राष्ट्रीय चरित्र या राष्ट्रीय संसाधन, ये सब हैं। अगला प्रश्न है, दिया कि सार्क सचिवालय कहाँ स्थित है? सार्क सचिवालय कहाँ स्थित है? ए है नई दिल्ली, बी है इस्लामाबाद, ढाका और काठमांडू। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी काठमांडू। इसके पहले भी बताया गया है। देखिए, सार्क सचिवालय काठमांडू में स्थित है। सार्क का पूरा नाम क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7-8 दिसंबर 1985 में की गई थी। अब देखिए इसके सदस्य कितने हैं? तो भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, अफगानिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका है और बांग्लादेश है। नेक्स्ट, लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन अर्थात राष्ट्र संघ का मौलिक सिद्धांत था सामूहिक सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सामूहिक सुरक्षा। ये देखिए, सामूहिक रक्षा है, ये सामूहिक सुरक्षा है, और ये है अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सामूहिक सुरक्षा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए एक स्पष्ट तथा पूर्ण प्रयत्न लीग ऑफ नेशन के प्रतिज्ञा पत्र में किया गया था। इसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी। इसके संस्थापक देशों की संख्या कुल 22 थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में था, ये अब है नहीं। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, दिया कि पंचशील जो भारत और चीन के बीच के मामले में मार्गदर्शी सिद्धांत बन गया, उस पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किया गया? 1954, 1955, 1956, 1957। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1954। देखिए, पंचशील समझौता भारत और चीन के तिब्बत क्षेत्र के मध्य 29 अप्रैल 1954 को बीजिंग में हुआ। पंचशील का बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है। पंचशील अर्थात आचरण के 5 नियम, जिसे नेहरू ने 2 देशों के आपसी संबंधों में लागू करने की कोशिश किया। ये क्या है? 5 सिद्धांत। तो एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुता का सम्मान करना, एक दूसरे के खिलाफ आक्रमण न करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और पारस्परिक लाभ, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिया कि भारत ने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि उन्नत देशों को अनुचित लाभ प्रदान करती है, अनैतिक है, भेदमूलक है और उत्तर औपनिवेशिक देशों के हितों के लिए हानिकारक है। इसका उत्तर हो जाएगा भेदमूलक है। भारत ने कहा था कि ये भेदमूलक है, इसलिए भारत ने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। देखिए, NPT का मतलब होता है परमाणु अप्रसार संधि, यानी कि NPT न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी।
यह 1968 में हस्ताक्षर किया गया और यह संधि 1970 से लागू की गई। यह संधि संपूर्ण विश्व के को दो वर्गों यानी कि परमाणु राष्ट्र और गैर परमाणु राष्ट्र में विभाजित करती है। चूंकि यह संधि विभेदकारी है अतः भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। अगला है, दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत पाकिस्तान विवाद नहीं है। भारत पाकिस्तान विवाद नहीं है। दिया सियाचिन विवाद, सर्किट विवाद, क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद और दाहाग्राम विवाद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दाहाग्राम विवाद। ये भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद नहीं है। देखिए भारत और पाकिस्तान के विवाद कुछ हैं, जैसे सियाचिन विवाद है, सर्किट विवाद है, क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद है। दाहाग्राम विवाद भारत और बांग्लादेश के मध्य विवादित मुद्दा है। यह 3 बीघा जमीन के विवाद के लिए जाना जाता है जो भारत ने बांग्लादेश को लीज पर दे रखी है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि भारतीय विदेश नीति का कौन सा निर्धारक भारत द्वारा 1980 के पूर्व इजराइल को वास्तविक मान्यता दिए जाने के कारण नहीं था। आर्थिक तत्व, भारतीय समाज की बहुलवादी प्रकृति, भारत का इतिहास और परंपरा, भारतीय राष्ट्र की विचारधारा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का इतिहास और परंपरा। भारत द्वारा 1980 के पूर्व इजराइल को वास्तविक मान्यता दिए जाने के पीछे कुछ कारण थे, जैसे कि आर्थिक तत्व है, भारतीय समाज की बहुलवादी प्रकृति और तीसरा भारतीय राष्ट्र की विचारधारा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि भारत पाकिस्तान के कश्मीर विवाद के समाधान के लिए सुरक्षा परिषद द्वारा नियुक्त आयोग का सदस्य निम्न में से कौन सा देश नहीं था। अर्जेंटीना, यूएसए, कोलंबिया और यूएसएसआर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएसएसआर। देखिए भारत पाकिस्तान के संबंध में कश्मीर विवाद को लेकर के सुरक्षा परिषद द्वारा जिस आयोग का गठन किया गया था उसमें यूएसएसआर सदस्य नहीं था, जबकि यूएसए, कोलंबिया, अर्जेंटीना सदस्य के रूप में नामित थे। भारत पाकिस्तान के बीच अब तक कई समझौते हो चुके हैं, जिसमें शिमला समझौता, लाहौर समझौता, ताशकंद समझौता ये प्रमुख रूप से हैं। ये अगला प्रश्न है, दिया कि भारत की विदेश नीति को निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम प्रभावित करता है। जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश, क्योंकि ये बीचों बीच में है। भारत की विदेश नीति को मध्य प्रदेश राज्य सबसे कम प्रभावित करता है, क्योंकि यह भारत के मध्य में स्थित है और मध्य प्रदेश की सीमा किसी पड़ोसी देश की सीमा से नहीं लगती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक देश बिम्स्टेक जो 1997 में प्रारंभ हुआ था उसका सदस्य नहीं है। बांग्लादेश, भारत, थाईलैंड और चीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। चीन बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। बिम्स्टेक BIMSTEC यानी कि 6 जून 1997 में प्रारंभ हुआ। इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। इसके सदस्य देश हैं जो बांग्लादेश, भारत, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका और भूटान और नेपाल हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका पूरा नाम होता है। चीन इसका सदस्य देश नहीं है। अगला प्रश्न है, दिया कि किसने गुटनिरपेक्षता की एक स्वार्थी नीति के रूप में आलोचना की थी। मर्गेंथाउ, विलियम ऑफ स्टोन, स्वार्जन बर्जर है और एडवर्ड क्रैकशॉ। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा स्वार्जन बर्जर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक कूटनीति को इस रूप में भी जाना जाता है। सांस्कृतिक कूटनीति, तेल कूटनीति, संकट कूटनीति और विकास कूटनीति। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकास कूटनीति। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये इस सेट का आखिरी प्रश्न है। देखते हैं कि निम्न में से कौन सा देश अव्यक्त परमाणु क्षमता का उदाहरण है। भारत, जापान, चीन और उत्तर कोरिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप लोग जितना हो सके अपने मित्रों के साथ पास शेयर करिएगा और इसको लाइक कर दीजिएगा। और कमेंट आप लोग नहीं कर रहे हैं तो कमेंट आप लोग करते रहिए।